लेवल मीटिंग बैठती है और उस हाई लेवल कमेटी के जो हेड होते हैं यानी कि जो उसे चेयर करते हैं वो होते हैं एलएम सिंघवी। और एलएम सिंघवी जो है एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और वो रिपोर्ट कहती है कि हमें अपनी इंडियन डायस्पोरा यानी कि जो हमारे लोग बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रॉब्लम्स पे बात करने के लिए हमें एक योजना या हमें एक प्रोग्राम या दिवस मनाना चाहिए। और इस बात को उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी मानते हुए ये कहते हैं कि मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूं। और 2003 9 जनवरी से पहली बार जो हमने स्टार्ट किया इनिशिएटिव दैट इज नोन एज प्रवासी भारतीय दिवस। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हाल ही में आपका प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, क्या है आखिर ये प्रवासी भारतीय दिवस, कहां से इसकी स्टोरी शुरू हुई, कहां से एलएम सिंघवी जी को याद आया कि हमें 9 जनवरी को ही ये कंसिडर करना चाहिए और आगे इंडिया क्या क्या इंडियन डायस्पोरा के लिए कर रहा है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम इसे क्या देखना चाह रहे हैं और कैसे हम पोटेंशियल जनरेट करना चाह रहे हैं। सो यस, इशू एट ग्लांस, भारतीय 18th भारतीय प्रवासी या प्रवासी भारतीय दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड इन ओडिशा, जहां पे आपके प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दुनिया के लगभग 27 से 29 कंट्रीज के बड़े बड़े इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंडियन डायस्पोरा रहते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आए थे जिन्होंने ये पूरा जो दिवस है आपका ओडिशा में आपका सेलिब्रेट किया है। अब बेसिकली ये मनाया क्यों जाता है, ये बेसिकली फेस्टिवल मनाया, ये जो दिवस हम मना रहे हैं हम अपने प्रवासी यानी कि माइग्रेंट्स के लिए जो सेलिब्रेट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली क्योंकि 9 जनवरी को ही माने जाने वाले भारत के इकलौते और मतलब भारत के पहले प्रवासी जिन्हें आप कहते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे वो 9 जनवरी 1915 को आपको वापस भारत आते हैं। इसीलिए हमने ये दिन चुना कि हम इसी दिन प्रवासी भारतीय जो एक योजना है या फिर जो दिवस है वो सेलिब्रेट करेंगे और ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से इंडियन डायस्पोरा का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं इंडियन डायस्पोरा को हाईलाइट करते हैं जस्ट टू शो दैट कि दिस इज द पावर ऑफ इंडिया, जो कि पूरी दुनिया में हम हर जगह कहीं ना कहीं चाहे कम नंबर हो चाहे ज्यादा नंबर हो बट हमारी प्रेजेंस ऑलमोस्ट देश के हर एक कंट्री में ही है। नाउ इस पूरे इनिशिएटिव में आपके नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें करी जिसमें उन्होंने बोला हम युद्ध की बात नहीं, युद्ध से बुद्ध की बात करेंगे। बुद्ध यानी कि अब हम बौद्धिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, हम विकसित भारत जो हमारा 2047 यानी कि 100 साल का जो हमारा एक है कि 100वें साल पर हम भारत को एक विकसित भारत के तौर पे देखना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके प्रधानमंत्री ने स्टेज से खड़े होकर सारे डायस्पोरा के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनसे ये अनुरोध किया कि आप लोग भी अपने रेमिटेंसेस और अपने थ्रू ग्लोबली हमारे प्रोडक्ट्स को और ग्लोबली हमारे कल्चर को प्रमोट करिए ताकि 2047 में आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहे। सो यस, बेसिकली साथ ही साथ इसमें एक प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की बात भी की गई है। अब प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस लास्ट ईयर हमने ये प्रवासी भारतीय दिवस में हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था दैट इज नो योर इंडिया। अब नो योर इंडिया के तहत हमने उन यंगस्टर्स को टारगेट किया था, यंग डायस्पोरा को टारगेट किया था जो कि आए और हमारे भारत और भारत की संस्कृति को देखें कि जिनका ओरिजिन है या उनके कभी दादा परदादा जो यहाँ रहे हैं वो बेसिकली जिस इंडिया का उनके रूट्स हैं वो इंडिया है कैसा। सो नो योर इंडिया कैंपेन या नो योर इंडिया इनिशिएटिव चला गया था फॉर द यंगस्टर्स। और इस साल जो हमने बात की दैट इज प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस और इस साल हमने जो टारगेट किया है वो किया है एज ग्रुप जो है आपकी 45 to 65 ईयर्स के जितने भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि एनआरआईज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओआईसी क्या है। हालांकि ओआईसी 2015 में हट गया, स्क्रैप कर दिया गया, जिसको पीआईओज में ही ऐड कर दिया गया दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो सारी चीजों पे भी अभी हम आगे बात करेंगे बट फिलहाल प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस या प्रवासी भारतीय जो एक्सप्रेस है आपकी बेसिकली ये टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से बनाएगी उन डायस्पोरा की जिनकी जो एज ग्रुप है वो 45 to 65 ईयर्स है और वो ट्रेन के थ्रू पूरा ट्रैवल करेंगे जो कि पूरी तरीके से प्रोमिनेंट जो इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है हम वहां पे उन्हें लेके जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 3 वीक।
जिन जिन चीज़ों पे मैं हाईलाइट करी हूँ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो पूरा मेक श्योर करिएगा कि वो चीज़ आप नोटिस करें। एंड दैट विल बी ऑर्गेनाइज अंडर प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, यानी कि हम जैसे कि हमारी चारधाम योजना है यहाँ पे इंडियंस के लिए है, उसी तरीके से हमने डायस्पोरा के लिए भी प्रवासी तीर्थ योजना तरीके की इनिशिएटिव लिए, ताकि ये भी हमारे जो तीर्थ दर्शन तीर्थ प्लेसेस हैं, रिचुअल और जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, उनको पूरी तरीके से आपके दर्शन उनके कर सके। एंड दिस विल बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आईआरसीटीसी के साथ, आईआरसीटीसी दैट इज इंडियन रेलवे के साथ मिलकर हमने इनिशिएटिव लिया है, और जितने भी पीआईओज हैं वो आपके एलिजिबल होंगे। सारा जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, और लगभग जो है आपका 90% ऑफ द रिटर्न जो आपके एयर फेयर्स हैं, जो पीआईओज एलिजिबल हैं, वो भी आपकी इंडियन गवर्नमेंट ही उठाने वाली है। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। आप मेंस पर्सपेक्टिव से भी इसको अच्छे से लिख सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now moving forward, there is one more initiative कि भाई क्या है। Before that हम जानते हैं कि basically what is the term diaspora means। तो diaspora in simple का मतलब होता है migrants। जो इंडियन लोग जो हैं, जो यहाँ से माइग्रेट करके दुनिया में गए हैं, वो लोग जहाँ भी रह रहे हैं, वैसे तो टर्म जो ग्रीक वर्ड है आपका, जिसका डायस्परिन मतलब होता है या डिस्पर्जन मतलब होता है, और माइग्रेशन में आप डिस्पर्स ही होते हो। सो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर टर्म को डिनोट आपका करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं फॉलो करती डायस्पोरा की। हमारे लिए डेफिनेशन में क्या क्या आता है कि हम कॉमनली ये यूज करते हैं डायस्पोरा के लिए, जितने भी पीआईओज हैं यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जितने भी एनआरआईज हैं मतलब जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जो है इंडियन सिटीजन, जो फॉरेन में रह रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके कभी ना कभी दादा माँ मम्मी पापा या कोई भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर रहा हो, एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने बोला इसका प्रोविजन 2015 में हमने रिमूव कर दिया है। अब इन विच पीआईओ एंड ओआईसी कार्ड होल्डर्स वर मर्ज अंडर वन कैटेगरी दैट इज ओसीआई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, दैट इज इन 2015। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ओसीआई जो है आपका ओवरसीज जो सिटीजन जो है, हमने उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में इंक्लूड कर दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। अब देर आर फ्यू टर्म्स, लेट अस सी इन डिटेल की बेसिकली टर्म्स क्या है, पीआईओ, ओसीआई, एनआरआई, बेसिकली व्हाट आर द फैक्चुअल टर्म्स बिहाइंड दैट। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन पर्सन होता है, जो कि हमने बात की, तो फॉरेन सिटीजन्स एक्सेप्ट, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा बिकॉज यूपीएससी मेजरली आस्क एक्सेप्शंस इन प्रीलिम्स। आपको एक्सेप्ट वो जो एक्सपेक्ट जो आपका एक्सेप्शन होता है वो लैंग्वेज में दे देगी, वो कोर्ट में दे देती है, या वो क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट या सेकेंड स्टेटमेंट में दे देगी, और हम वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स होता है फॉरेन सिटीजन एक्सेप्ट द नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान एंड श्रीलंका एंड नेपाल। ठीक है, सो एक्सेप्ट दीज कंट्रीज, जो हमारे इनिशियल नेबर्स हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल आते हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी वक्त पे इंडियन पासपोर्ट अगर होल्ड किया हो, और देयर ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स was born and permanently residing in India as a defined in Government of India Act 1935, and other territories that became part of the India thereafter provided neither was at any time of the citizens of India of the aforesaid countries as referred above। मतलब कि ऐसा कोई सिटीजन जो इनके अलावा कभी भी जिसने इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया हो, या फिर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, वो कभी ना कभी इंडिया में रिसाइड किए हो, इंडियन पासपोर्ट उनके पास हो, देन आप कहलाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। Are you getting my point? Then next term is overseas citizen of India. ठीक है, PIO who is a foreign national and get registered an OCI of India card holder under section 7A of the Citizenship Act 1955 is an OCI। अब हालांकि हमने बात की OCI का जो वो हट गया, that has been merged in your
PIOs only, and then NRIs, non-residential Indian, Indian citizen who is a ordinary मतलब Indian citizen who is residing outside India but holds an Indian passport. तो होप सो ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज हैं हमने इसको बहुत शॉर्ट में बात आपका कर लिया है, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट OCI इज नो मोर इन द सिस्टम. 2015 में इट हैज ऑलरेडी बीन exempted from the system. Okay, now there is a historical aspect and growth ki how this particular things and migration has taken place. माना जाता है कि there was some waves which took place, first wave, second wave, third wave and fourth wave, जिसकी वजह से पूरे डायस्पोरा यहाँ गई. बेसिकली व्हाट वाज द मेजर कॉज कि एक जगह से लोगों को दूसरी जगह ले जाया गया, दैट वाज ब्रिटिशर्स. ठीक है, हम कहते हैं कि द वेरी फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में ज्यादातर इंडेंचर्ड लेबर्स के तौर पे इंडियंस को आपके फॉरेन कंट्रीज में लेके गया, बिकॉज इंडियंस एंड अफ्रीकन्स या साउथ एशियंस में भी, जिसमें स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड अफ्रीकन्स जो थे, दे वर द चीपेस्ट लेबर. ठीक है, दैट्स वाई व्हाट ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डू कि वो इन्हें यहाँ से बोट में ले जाके अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, यहाँ से लालच देके जाते थे कि इतना इतना पैसा मिलेगा, एट सर्टेन टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आप इतने साल बाद वापस आ सकते हैं. बट इतना ज़्यादा उस लालच में बहुत सारे लोग आ जाते थे, कुछ लोग बाय फोर्स और कुछ लोग बाय चॉइस. इतना ग्रीडी वो सिचुएशन क्रिएट कर देते थे कि लोग खुशी खुशी या फिर दुख के साथ अपना बाहर चले जाते थे. लेकिन इतना एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था बाकी कंट्रीज में उनका कि वो या तो वापस नहीं आ पाते थे, या तो एक सर्टेन टाइम में वो इतना सेटल हो गए वहां की उसके बाद उनके पास वापस आने के लिए उनका हुआ भी नहीं, क्योंकि वहीं उन्होंने अपनी पूरी फैमिली और पूरा सेटलमेंट बना लिया. एंड ये फर्स्ट वेव अगर आप बात करें तो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन ऑफ ट्रेडर्स जो कि हमने बात की, सिंस अर्लीस्ट टाइम विच रिजल्ट टू इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज डेवलपिंग प्रॉफिटेबल टाइज विद ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया इन प्री कॉलोनियल टाइम्स. पहले के टाइम पे मेजरली हम सिल्क रूट, मैरीटाइम रूट, हमने बहुत सारे रूट अपनी एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं. दोस बेसिकली दैट माइग्रेशन वाज स्पेसिफिकली फॉर ट्रेड ओरिएंटेड. लेकिन जब सेकेंड वेव आती है दैट वाज इंडेंचर्ड लेबर्स, और इंडेंचर्ड में हम बोलते हैं गिरिमित्या या गिरिमात्या बोलते हैं हम लोग. हु आर गिरिमात्यास, माना जाता है कि दे वर द फर्स्ट वन जिनको यहाँ इंडेंचर्ड लेबर, सेकेंड वेव में इंडेंचर्ड लेबर जिन्हें हम करेबियन कंट्रीज में लेके गए थे. जो फिजी, आज आप देखेंगे फिजी हो गया, देन योर हवाई, जो दैट बोथ करेबियन कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो टुगेदर दे कॉल्ड देमसेल्फ एज अ कैरिकॉम कंट्रीज. सुरीनामे हो गया, त्रिनाद एंड टोबैगो हो गया. दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे आपको एक मेजर इंडियन पॉपुलेशन दिखेगी. इनफैक्ट सुरीनामे में तो आपको मेजर पॉपुलेशन जो है वो बिहारी स्पीकिंग मिलेगी. इनफैक्ट उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज मिक्सचर ऑफ भोजपुरी एंड मैथिली. भोजपुरी लैंग्वेज है, वहाँ पे रामलीला करते हैं, वहाँ पे हर दूसरे तीसरे आदमी का नाम आपको रमेश, सुरेश टाइप दिख जाएगा. सो ये आपके इंडियन डायस्पोरा, लेकिन दे आर सिटीजन ऑफ सुरीनामे, लेकिन जो उनका ओरिजिन है दैट इज इंडिया, बिकॉज एक सर्टेन टाइम पर उनके जो इंसेस्टर्स थे उनको यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे ले जाया गया था टू द Caribbean countries or the South countries. So, second wave was migration of indentured labor during colonial time in 19th and 20th century, East Pacific and the Caribbean islands. आपका homework है, you have to tell in comments कि what are the CARICOM islands और CARICOM islands में कितनी countries है. थर्ड वेव माइग्रेशन, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया, बिकॉज रीज़न वाज दैट कि रिसोर्सेज की कमी थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, लोगों को और ज़्यादा उम्मीद थी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई. बिकॉज ऑफ दैट पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड देन स्पेशली अगर आप इसमें देखेंगे देयर वाज अ रेफ्यूजीज का भी कॉन्सेप्ट था. हमारे देश में पार्टीशन भी हो रहा था, वी फेस पार्टीशन, दैट्स व्हाई देयर वर रेफ्यूजीज फ्रॉम Pakistan, Bangladesh and civil war in Sri Lanka. These were also the reason for the migration of Indian diaspora movement from India to different places in the country. हम बोलते हैं कि सिंधी, जब पार्टीशन हुआ तो सिंधीज हम बोलते हैं मेजरली आप सिंध रीजन में रहने वाले लोग थे जिन्होंने पार्टीशन के बाद सेंट्रल इंडिया और अलग अलग जगह में हमने किया. तो सिंधीज वर नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया. आप जाएंगे तो श्रीलंका में भी 1 or 2% आपको सिंधीज की दिखने के लिए मिलेगी, दैट इज हु हैज माइग्रेटेड टूवर्ड्स
श्रीलंका। सो यस, डायस्पोरा और पार्टीशन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था, और जिसके रीजन से आप ये देखेंगे कि जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द श्रीलंका इज तमिल एंड सिन्हलीज का डिवाइड, एंड तमिल्स वर ऑल्सो द वन, जो तमिल पीपल है दे वर वन जिनके एंसेस्टर्स ने कभी ना कभी एज अ डायस्पोरा माइग्रेट किया था, बट दे आर PIO, उनके एक एंसेस्टर्स या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर वो समटाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर। पर यस, आप वो प्रॉब्लम पे इंडिया डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज वो उनका कंट्री का टेरिटोरियल प्रॉब्लम है। इंडिया कैन हेल्प, इंडिया कैन आस्क श्रीलंकन गवर्नमेंट, बट प्रॉपरली इंटरफेरेंस फिर भी डायरेक्टली नहीं कर पाता। एंड देन यस, कॉमनवेल्थ डायस्पोरा, गल्फ ऑफ डायस्पोरा एंड स्किल्ड डायस्पोरा, जो कि उस टाइम पे हमने देखा। देन फोर्थ वे, विद इन द पोस्ट वॉर पैटर्न ऑफ ट्वाइस माइग्रेंट्स एंड सेकेंड ऑफ द थर्ड टाइम माइग्रेंट्स इमर्ज। इसके बाद भी देयर वाज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, पीपल माइग्रेटेड, और मतलब अरब कंट्रीज का जो क्रेज था वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा से इंडियंस के बीच में। अब ये जाके आप देखेंगे, पहले फिक्स था कि इफ़ देर आर साउथ इंडियंस तो वो ज़्यादातर USA या मूव करेंगे या फिर UK मूव करेंगे। इफ़ देर आर पंजाबीज देन दे विल गोइंग टू मूव टू कैनेडा, देन मोस्टली और या फिर UK मूव करेंगे। लेकिन जो लेबर क्लास है यूपी बिहार की और जो सेंट्रल इंडिया की एंड कुछ साउथ की, दे विल गोइंग टू मूव टू अरब कंट्रीज, जिसमें आपके प्रधानमंत्री ने हाल ही में भी कहा, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग इट, कि देयर इज अ प्लेस इन गुजरात टू मस्कट। उन्होंने एक बात बोली थी जब उन्होंने बताया कि 200 साल पहले, 250 ईयर्स पहले जब गुजरातीज माइग्रेट करके मस्कट पहुंचे थे, तो आज एक अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है मस्कट में वो आपको गुजरातीज की ट्रेडिंग में देखने के लिए मिलेगी। और वो इतना खुद को इवॉल्व कर चुके हैं ओवर देयर कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हाँ, उनका कोई ना कोई एंसेस्टर गुजरात का था। बट येस, प्रधानमंत्री ने ये भी बातें कही थी, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो होप सो आपको एक छोटी सी क्रोनोलॉजी में समझ आएगा कि बेसिकली व्हाट इज डायस्पोरा इज ऑल अबाउट, और किस तरीके से जो क्रेज आपका बढ़ता है डायस्पोरा के मूवमेंट का, कुछ बाय चॉइस कुछ बाय नीड। आज भी देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ माइग्रेशन, बट आज भी सबसे ज्यादा माइग्रेशन इफ यू विल गोइंग टू सी देन इट इज UK। सेकेंड नंबर पे आपको USA देखने के लिए मिलता है, एंड देन देयर आर डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, कनाडा का पिछले कुछ वक्त से जब से रिलेशन ऊपर नीचे हुए हैं, माइग्रेशन वहाँ कम हुई है, बहुत सारे बच्चे वहाँ फंसे भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। We are trying to work on it, but still because of the Khalistan issue, because of the Punjab Sikh issue, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रही हैं, बेसिकली द खालिस्तान इशू की वजह से। देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखिए, इफ यू राइट फैक्ट्स इन योर आंसर देन इट विल गोइंग टू एनरिच योर आंसर। सो कोशिश करिए कि आप एक कॉपी बना लें जिसमें आप मेजरली फैक्ट्स को सेग्रीगेट करके लिखें, बिकॉज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर्स। और आप अगर इंट्रो में, बॉडी में या कंक्लूजन में अकॉर्डिंगली अगर फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, देन इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर वेल इन दैट पर्टिकुलर answer. So yes, according to Indian Ministry of Foreign Affairs, as of May 2024, approximately 35.42 million Indians were living abroad, and this number comprise around 15.85 million NRIs. एक डेटा कहता है that कि उसमें 15.85 थे जो NRIs थे, then nearly 19.57 million persons of Indian origin, that is PIOs। तो ये भी एक डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा, और पिछले कुछ साल से हम देखेंगे दिस डेटा इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर अस, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर अस। And among nation hosting the largest Indian diaspora, as I told you, that is USA, and जिसके बाद आप देखेंगे that is approx 5.4 population, then USA, UAE, Malaysia and Canada, and then I guess it's UK. So these are the major 5 countries where we are currently migrating, and every year approx 25 lakh Indians immigrate overseas, making India the nation with the highest annual number of immigrants in the world. And along with this, we are the highest receiver of remittances, यानी कि बाहर रह रहे लोग जब अपने लोगों के लिए गिफ्ट्स या फिर पैसे सेंड करते हैं, दैट इज नोन एज रेमिटेंसेस। एंड अभी हमने रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंस का गेन किया है, बिकॉज अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज स्टेइंग आउटसाइड। तो yes, we are also the highest receiver of remittances. So what is the significance of diaspora for India?
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही क्वेश्चन आपका यूपीएससी ने पूछा था मेंस में कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायस्पोरा. कभी इट माइट गोइंग टू आस्क यू रीजन वाइज कि भाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायस्पोरा इफ यू टॉक अबाउट सेंट्रल एशिया, इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन मिडल ईस्ट एशिया एंड इंडिया, या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ डायस्पोरा इन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया और इन आसियान कंट्रीज. सो दे कैन ऑल्सो आस्क यू लाइक दिस. बट येस, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट प्रिजर्विंग एंड अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई आर प्राइम मिनिस्टर सेड दैट युद्ध तो बुद्ध, यानी कि युद्ध से बुद्ध, यानी कि अब हम वॉर की बात नहीं करेंगे. नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट आवर कल्चरल एंड सोशल थिंग्स. हम बुद्ध की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करने की बात करेंगे. देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, एज आई टोल्ड यू, yes, remittances are very important. Then trade and commerce, investment and your एंटरप्रेन्योरशिप वेरी. इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, यूए इज गिवन गोल्डन वीजा टू द पीपल जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के, XYZ कंट्री के, दे आर द क्रीम पीपल, आइदर इन देयर एकेडमिक्स, आइदर इन देयर पर्टिकुलर बिजनेस, और जिसमें भी, या द वन हु आर लाइक फॉर एग्जाम्पल लीडर्स. जैसे फराह खान इज हैविंग अ गोल्डन वीजा, योर नेहा कक्कड़ इज हैविंग अ गोल्डन वीजा. सो द हाईएस्ट डॉक्टर्स, academicians, so these are the people, those will be given golden visa. So they are basically very important for Indian diaspora point of view also, for India point of view also, because UAE and the other countries, they are giving golden visa to the people so that they can go there and also contribute their economy, and as well as going to help India in development. So yes, these are the basic important things. Then political significance, informal ambassadors, advocacy and influence, social, your क्या बोलते हैं, informal your political is very important. That's why when you were there, when last time your not recalling, last time when Trump was there, there was a whole function or whole initiative has been taken that known as Howdy Modi या Howzy Modi, and Trump came over here कि भाई आप इनको वोट करिए, या फिर मोदी जी go over there कि भाई आप इनको वोट करिए, just because the importance of Indian diaspora. That's why in various election which has been held recently in the different countries, Narendra Modi was there to promote elections of that XYZ country, because the presence of Indian diaspora over there. So that's why Indian diaspora also plays a very important role. हालांकि this is not something related to topic, but yes, this is also important कि अभी recent में Trump is going to take oath, and उसमें अब Trump has called, या Trump the oath committee they have formed over there, they have given invitation to S. Jaishankar, but there is no formal invitation or direct invitation which has been given to Narendra Modi. So this is also very interesting, and we are looking forward to see how the relationship between India and China will going to India and USA will going to take place, because the first or the second personal invitation was given to Xi Jinping, that is from China president. So this is also very interesting कि how this coming relationship coming of Trump will going to change the relationship of India and USA, India China USA and the global world order. Okay, what are the measures taken by Indian government for diaspora population? This is also important. As I told you, No India program, ठीक है, that was also initiated by Ministry External Affairs, that aim ki youth will come and they will explore India, they will see India with the age group between 21 to 35 years, and they serve as a platform for PIOs, explore how India is, explore the monuments of the India, culture of the India. It's kind of a knowledge tourism, ठीक है. Then there was a India Community Welfare Fund. So Indian community who are staying outside, that was established in 2009, which aimed to assist the overseas Indian citizen if there any kind of humanity, any kind of disaster or any kind of human assistance they required in any such situation of distress or emergencies, then it will be provided. Plus, in recent Pravasi Bharatiya Divas, Narendra Modi, Prime Minister, also highlighted about the human assistance and humanity first. They said Indians are famous for promoting humanity.
दैट्स वाई ही रिक्वेस्टेड ह्यूमन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, कि आप लोग भी अपने अपने देश में जो है जाके आप ह्यूमैनिटी प्रमोट करिए, सो दैट कि वहाँ पे इंडिया की इमेज उस तरीके से बने. दैट्स वाई वी हैव क्रिएटेड इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड दैट विल गोइंग टू असिस्ट द पीपल who are staying in who are person of Indian origins and who face any kind of emergencies, that will be given. And then e-migrate. What is e-migrate? So it is a comprehensive system designed to facilitate and safe and legal immigration for Indian workers. And this initiative aimed to make the immigrants process more transparent and address various complaints effectively. Basically, जब भी हम immigration के लिए जाते हैं, there are various problems which has been faced. अगर आप बोलेंगे, there are also various problems which has been faced by Indian diaspora or Indian migrants who are going to Middle East for work. There is a known as kafala system. Under kafala system, they are going to, through some agency or through some person that is known as kafil. So what they do, they take all their passports and all the legal documents and all the number and they take the belonging of theirs, and they don't allow them to talk to their families. That's why from 5 to 6 years they were not even able to talk to their families. They're not able to tell their families what is their current situation is. So that's why government, and in fact ILO, International Labour Organization, also has restricted this kafala system, out of which UAE and Saudi Arab, in UAE we called this as kafala system, and in Saudi Arab we called it as a nitakat. If I'm not wrong, if I'm saying is ulta, but still there are two systems, the same kind of system which is taking. One is a kafala system and second is a nitakat system. Both are the systems are same, under which the laborers, these kind of laborers, migrant laborers who are moving towards these country, they take their passport and they don't allow them to contact with anyone, and they are forced to work more than working hours they has been promised टू बी पेड. तो ओवर टाइम करवाते हैं, ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करवाते हैं, और ख़तरनाक एरियाज़ में आपका उनको अंदर डीप होल माइनिंग्स में और इस तरीके से, या फिर ऑयल रिफाइनरीज में काम कराते हैं जहाँ सेफ्टी बिल्कुल नहीं होती. सो दिस इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न. देन यस, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, हमने इमिग्रेंट्स के लिए बीमा की एक नॉर्मल प्रीमियम पेमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए किया. देन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर दिस PAS, India has also signed with several countries. ये केवल इनके साथ नहीं किया. To ensure the safety of Indian diaspora, we have to ensure the सेफ्टी ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जिसमें हम फ्रांस और इटली जैसी कंट्रीज भी अवेलेबल हैं. EU में भी हमने किया है. एंड देन यस, द मदद और हेल्प पोर्टल, मदद पोर्टल इज देयर, जिसपे हम वी विल गोइंग टू प्रोवाइड अ रिड्रेसल मैकेनिज्म, और इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इशू विच हैज बीन फेस्ड बाय इंडियन पीपल, इंडियन डायस्पोरा आउट इन अदर कंट्रीज, और एनी इमरजेंसीज विल बी डन बाय और विल बी रिजॉल्व बाय द पोर्टल दैट इज नोन एज मदद और हेल्प पोर्टल. सो होप सो यहाँ तक द स्कीम्स हैव बीन अंडरस्टूड, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हों. रीसेंट यस, दीज आर द रीसेंट टेंशंस विच हैज बीन टेकन. H1B वीज़ा, केरला नर्स सिस्टम, कफाला सिस्टम, as I told you about kafala system, Arab countries and in Persian Gulf. Then tension between roots of heritage and routes of migration experiences, and Mrs. Chatterjee versus Norway, Indian parenting habit and child welfare laws. These are the problems which has been faced, and we will individually talk about them because it is a very long process and there are so many things we have to talk in these particular things. But yes, this is the important problems which has been faced between the diasporas of the diaspora which is facing in international order. होप सो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई हों. आई हैव मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन एक डिटेल तरीके से समझा दूँ. एंड आप एक बात करेंगे, इंडियन डायस्पोरा हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी, रेमिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. बट देयर इज वन प्रॉब्लम विच दे फेसेस कि फॉर एग्जाम्पल बाय प्रोमोटिंग इंडियन कल्चर इन द रिस्पेक्टेड कंट्रीज दे आर स्टेइंग, उनको वहाँ के लोगों से कई बार हेट्रेड फेस करना पड़ता है. यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ USA, केरला, इन कोरिया वी आर फेसिंग रेसिज्म, इन ताइवान वी आर फेसिंग रेसिज्म. सो देर आर वेरियस इशूज एंड दिस स्टिल विच नीड टू बी रिजॉल्व. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड होप सो दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल. ऐसे और ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.